आप देख रहे हैं हमारा चैनल सब की बात। और सब की बात में हमने धर्म की बात भी कर ली, एस्ट्रोलॉजी की भी कर ली, करियर्स की भी बात कर ली। और इंडिया में हम कहते हैं कि थोड़े से पैसे बचे हैं, इसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं। और थोड़े से पैसे जो हैं वो ना तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हो सकते हैं, ना किसी और बिज़नेस में हो सकते हैं। तो थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने के लिए एक मार्केट है म्यूचुअल फ़ंड और स्टॉक मार्केट, लेकिन ये रिस्की बहुत है। तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले बंदा 100 बार सोचता है कि कहीं मेरे पैसे डूब ना जाए। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत से एक्सपर्ट्स हैं जो गाइड करते हैं कि कैसे आप अपना पैसा जो है सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं और जिसमें आपके रिटर्न भी अच्छी आएंगी। तो आज ऐसे ही कुछ जो सवाल हैं जो मेरे मन में भी हैं और जो दर्शक हैं उनके मन में भी होंगे, वो सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं मिस्टर रजनीश सूरी जी। धन्यवाद जी, आप आए हो और वेलकम आपका। और सूरी साहब जो हैं वो पहले एज ए एम्प्लॉई काम किया, इन्होंने बहुत बड़ी कंपनी में यूएसए की, और अब ये प्रोफेशनल स्टॉक ब्रोकर भी हैं, म्यूचुअल फंड ब्रोकर भी हैं और कंसल्टेंट भी हैं। तो इनका बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है। तो सूरी साहब, ये पहले तो मेरे मन में ये सवाल है कि जैसे मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कराता हूँ लोगों को, और मिनिमम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जो है आज की डेट में 25 लाख से शुरू होती है। इससे नीचे तो ना तो कोई प्लॉट आता है ना कोई फ्लैट आता है, लेकिन 25 लाख सबके पास होता नहीं है। तो जो लोग नए बिज़नेस करते हैं या नया नया जॉब करते हैं, उनके पास 10, 15, 20 हज़ार सेविंग शुरू होती है, तो वो सिर्फ बैंक में ही रखते हैं। तो वो बैंक से ज़्यादा प्रॉफिट उनको सेफली कैसे आ सकता है, प्लीज़ इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो धन्यवाद रॉकी जी, आपने जो ये बात कही है बिल्कुल सही बात है कि इन्वेस्टमेंट की जब भी सवाल आता है तो दो तीन चीज़ें ही हैं हिंदुस्तान में। स्टॉक मार्केट तो ऐसा लगता है तो पुरानी, बहुत पुरानी है, लेकिन अभी थोड़ा सा जो न्यू जनरेशन है इंटरनेट और बाकी चीज़ों से, जैसे ये पॉडकास्ट हैं और चीज़ें हैं, तो लोगों को थोड़ी नॉलेज बढ़ रही है। नहीं तो सेफली हम बोलें तो पहले हमारे पास जो हमारे बुज़ुर्ग करते थे कि एक तो कोई रहने के लिए मकान हो गया, उसके बाद फिर कुछ पैसे बचते हैं, फिर एक एसेट क्लास होता है जिसको हम गोल्ड बोलते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद कुछ पैसा बचता था तो जो बड़ी कन्वेंशनल एक इन्वेस्टमेंट होती थी जिसको हम बोलते हैं कि फ़िक्स डिपॉजिट्स बैंक में, वो भी एक तरीका था। तो उसी में से जैसे वो सब, इन सब को हम एसेट्स बोलेंगे क्योंकि ये हमारी, जैसे मकान एक एसेट है कि वो आपका, उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है, आप उसको यूज़ भी कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं, जैसे लोन है वो एक लाइबिलिटी है कि वो आपको देना है किसी को, उसने आपको कमाना नहीं है, आपने बल्कि अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ अपनी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो पूरी करनी है। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट भी एक एसेट क्लास है। और बिल्कुल ठीक बात है कि बहुत लंबी इन्वेस्टमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं है, जिनके पास थोड़ा बहुत भी बचता है। जैसे एक अंग्रेज़ी में एक बात कहते हैं कि अ पैनी सेव्ड इज़ अ पैनी अर्नड। बट अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट में ही यहीं से बात को शुरू करें तो सेविंग तो ये हो गई कि एक पैनी आपने बचाई तो आपने एक पैनी अर्न कर ली, लेकिन क्या एक पैनी से दो पैनी हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, तो बैठे बैठे तो होंगी नहीं। तो फिर वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस आ जाता है। तो इन्वेस्टमेंट अपने आप में एक, ये स्टॉक मार्केट अपने आप में एक नया एक तरीका, नया तो नहीं है पर हिंदुस्तान में लोगों के पास अभी जाकर लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं। टीवी पर भी हम देखते हैं लगातार इस पर बात हो रही है कि म्यूचुअल फंड सही है। तो म्यूचुअल फंड कैसे सही है, एक एग्जांपल से मैं बता सकता हूँ कि 2002 में मेरी शादी हुई थी, तो घर ही आज बात हो रही थी कि 2002 में जब शादी हुई थी तो गोल्ड जो था वो 5,000 रुपये का एक तोला आ जाता था, और आज करीब 22 कैरेट 80 से ऊपर हो गया है। बिल्कुल। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने गोल्ड लिया होता तो वो 16 टाइम्स हो गई है। बिल्कुल सही बात। तो ऐसे ही अगर म्यूचुअल फंड तो अपने आप में एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। अगर एक समझने के लिए उसको, एक निफ्टी एक इंडेक्स है,
उसकी बात करें तो निफ्टी का जो इंडेक्स है वो करीब 960 रुपये का था 2002 में, जो कि आज करीब 23,000 कुछ है, क्योंकि अभी थोड़ी सी करेक्शन आई है, नहीं तो 26,000 हो गया था। तो वो करीब हमारा गोल्ड जो है वो 16 गुना बढ़ा है, और जो हमारा स्टॉक मार्केट है, इक्विटी जो है वो 24 गुना बढ़ा है। तो एक बहुत अच्छा मॉडल भी है, और एक जो लोगों को समझ भी आता है। बट बात वही है कि अब जैसे गोल्ड लेना है तो 80,000 तो चाहिए कम से कम, या उससे कम में तो क्या आएगा। तो ऐसे ही अब आप रियल एस्टेट की बात करें, जैसे आपने कहा 25 लाख से तो स्टार्ट होता है, लेकिन ये एक ऐसी मीडियम है कि जहां आप एक 100 रुपये से 500 रुपये से, अलग अलग तरह के लोग हैं जिनके पास कम पैसा है, वो थोड़ा थोड़ा करके भी हर महीने कुछ कुछ पैसे निवेश स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं। बट हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे कोई भी एसेट क्लास है, उसकी वैल्यूज़ कभी बीच में बढ़ती हैं, कभी कम होती हैं। तो ऐसे ही जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो हमारा कितना हॉरिजन है, हम कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे सिप के बारे में अभी आपने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको कहते हैं जी वो बड़ा फेमस है आजकल यूथ के अंदर जी कि आप थोड़ी थोड़ी सेविंग करिए। पहले पोस्ट ऑफिस में आरडी हुआ करती थी, रेकरिंग डिपॉजिट हुआ करता था जी कि 500 की आरडी लगाई है जी मैंने महीने की, 1000 की लगाई है। तो बड़े रिक्शा रेडी वाले भी पोस्ट ऑफिस में पैसे डालते थे। जी अब भी हैं खैर वो स्कीम तो जी हाँ आरडी। और एक म्यूचुअल फंड है। अब म्यूचुअल फंड में भी आप कह सकते हैं कि 500 से 1000 में से आप सिप शुरू कर सकते हैं, और बैंक में भी आप आरडी खोल सकते हैं, और पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं। जी। तो तीनों में से म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है? बेटर जो कहते हैं कि कौन सा बेटर है और कौन सा सेफ है? सर, जब आपने कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट्स में आरडी की बात करी है, तो पोस्ट ऑफिस की जो आरडी है वो उसका टाइम होरिजन 5 इयर्स रहता है। जी। और या फिर और चीज़ें भी हैं, एलआईसी भी उसमें से एक है, वो 15 साल 20 साल रहता है। तो ये देखा गया है कि लंबे समय पर, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया गोल्ड और इक्विटी से कंपेयर किया, अगर हम लंबे समय तक निवेशित रहते हैं तो इन जनरल इंडियन मार्केट में 10 से 12% का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी। और वेयर एज जहाँ पर हम बात करें रैकरिंग्स की जो पोस्ट ऑफिस में है, या बैंक की एफडीज की, तो वो आज की डेट में 1 साल की जो एफडी पे आपको रिटर्न मिल रही है वो मिल रही है 5-5.5%, कहीं होगा तो 6% मिल जाएगी। लेकिन इन्फ्लेशन हमारा जो महंगाई है वही 6% से बढ़ रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है। तो देखा जाए तो हमारे पैसे बढ़ नहीं रहे हैं, वही के वही हैं। वहीं के वहीं हैं या कम हो रहे हैं। हमने अपनी तरफ से लगाया कि पैसे की, हाँ ठीक है आज पैसे लगा लेंगे कि बाद में बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी में काम आएंगे। लेकिन जब शादी करने जाएंगे, आज लग रहा है कि ठीक है शादी पर 5 लाख रुपए लगेगा, उस समय अगर आज से 20 साल बाद बात करें, या 20 साल पहले ही चले जाए, 20 साल पहले शादी पर 80-90 हज़ार में शादी होती थी, बिल्कुल। आज 5 लाख में होती है। पर 80-90 हज़ार अगर एक सिंपल सेविंग अकाउंट में रखे होते तो आज फिर उससे वो नहीं होना था। तो म्यूचुअल फंड जो है हमें एक बेटर रिटर्न देता है, इन्फ्लेशन को बीट करता है। अगर 6% से आपकी महंगाई बढ़ रही है और आपकी जो सेविंग्स हैं वो 12% या 15% या कुछ 10% ऐसे ही रेंज में आ रही हैं, तो आप अपने लिए कुछ पैसा बचा सकते हैं। तो महंगाई से अगर ज़्यादा प्रॉफिट कहीं भी हमें आता है वहीं ही इन्वेस्ट करना चाहिए। जी। जितनी महंगाई दर है अगर वहीं उतना ही हमें प्रॉफिट आ रहा है तो फिर तो वो एट पार आ गया, या हम गरीब हो रहे हैं। क्योंकि तो पिछले 5 साल का अगर हम ट्रैक दिखा लें, पिछले 5 साल के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर एवरेज साल की रिटर्न कितनी आई है? सर, अगर पिछले 5 साल की बात करें तो करीब करीब आप ये कह सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड भी कई तरह के हैं। म्यूचुअल फंड को सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जब मैं बात करता हूँ म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स हैं। तो इनकी एक रेंज है। तो अगर बात करें पिछले 5 साल में, तो एक जो सेफ से सेफ सबसे चीज़ें हैं उनमें 6 से 7% रिटर्न्स आती हैं, और जो थोड़ा सा हम रिस्क बढ़ा लेते हैं, कंजर्वेटिव इक्विटी में चले जाते हैं, तो 8-9% है।
थोड़ा सा एग्रेसिव इक्विटी में चले जाते हैं तो 12-13% है। उससे ज़्यादा फिर मिड कैप है, उसमें 15%, स्मॉल कैप में 20-20% रिटर्न भी आई है। तो एक बात समझनी होगी कि हम जितना ज़्यादा रिटर्न के पीछे जाते हैं उतना ही हम रिस्क बढ़ा रहे होते हैं। तो वही पैसा हमने इन्वेस्ट करना है जो पैसा, पहली बात, हम जिसकी ज़रूरत मुझे ये नहीं है कि आज मैंने पैसा डाला है और मुझे वो कल फिर ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसा पैसा नहीं होता है। जो पैसा आपको लगता है कि हाँ मैंने, मेरे घर में बच्चा बॉर्न हुआ है, मैंने इसकी हायर एजुकेशन के लिए करना है, इसकी मैरिज के लिए करना है, एक गोल्स बनाएं। गोल्स के साथ बनाएंगे तो रिटर्न्स जो है वो बहुत, आपने रिटर्न की बात करी, रिटर्न से भी एक ऊपर की बात हो जाती है, वो है कंपाउंडिंग की। कि अगर मेरा जो एक इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड 12% रिटर्न दे रहा है, तो एक रूल ऑफ 72 होता है। रविंदर जी आप तो जानते होंगे, ये रूल ऑफ 72 कहता है कि रिटर्न जो है अगर 72 डिवाइड बाय मेरी जो एनुअल रिटर्न है तो उतने साल में मेरे पैसे दुगने हो जाएंगे। अगर मेरी एनुअल रिटर्न 18% है तो 4 साल बाद जितने मैंने पैसे निवेश किए हैं वो डबल हो जाएंगे। 12% है तो 6 साल में हो जाएंगे। ठीक है, सही बात। तो देखने में लगता है कि यार 1% महीने का ब्याज आ रहा है, 12% 1% ही हुआ, बट 6 साल में वो पैसे आपके डबल हो गए। तो इसलिए ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग इसमें काम करती है और रिटर्न जो है वो वेरी करती है। अब आती है एक बंदे ने स्टॉक मार्केट में आजकल अकाउंट खुल जाते हैं जी, ट्रेडिंग अकाउंट जी। तो बहुत से लोगों को, मेरे सर्कल में भी एक फ्रेंड सर्कल बिल्डर लाइन में ही है जी। तो वो उनको भी चस्का लग गया। वो बिल्डर थे और किसी ने गाइड कर दिया कि स्टॉक मार्केट में बहुत प्रॉफिट आता है, तो उन्होंने 5-6 प्लॉट बेचकर स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया। और पिछले हफ्ते मेरे को मिले और बड़ा मायूस उनका चेहरा था और कहते हैं जी मैंने 1.5 करोड़ रुपया गवा दिया। अब देखिए, बिल्डर एक बंदा है और वो मिसगाइड हो गया और 1.5 करोड़ रुपया डुबा बैठा, जहाँ की रियल एस्टेट में उसको वो सेफ था जी। तो अगर हम, मेरे जैसे लोग जैसे कहते हैं कि वो कहते हैं कि चलो जी मेरे पास 10 लाख रुपया मेरे पास कहीं से बचा हुआ है, तो मेरे को स्टॉक मार्केट में उसका कितने % लगाना चाहिए, यानी 2%, 5%, 10%, जो मैं ये समझूं कि लॉन्ग टर्म के लिए मैंने छोड़ दिया, देखेंगे इसका क्या बनता है। सर जो आपने एग्जाम्पल दिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मुझे भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं। तो एक अंग्रेज़ी में बात कहते हैं कि लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। लोगों को क्या हो गया है कि ऐसा दिख रहा है कि बहुत पैसा है तो इस पे पैसा बहुत है, ग्रीड जिसको बोलते हैं कि अच्छा पिछले साल जो है करीब करीब कुछ म्यूचुअल फंड्स ने 40% रिटर्न दी है, तो ये 40% की रिटर्न देख के, जैसे आपके दोस्त का आप बता रहे हैं, उसने बहुत सारा पैसा लगा दिया। अब अगले 4 महीने में वो 40% से गिरकर रिटर्न जो है 20% रह गई है, क्योंकि मार्केट की साइकिल्स है, मार्केट के फेसेस आते हैं। पर क्योंकि उसने पैसा पीक पे लगा दिया तो उसकी जो रिटर्न है वो माइनस हो गई। तो अच्छी बात, ज़रूरी बात यह है कि आप इस मार्केट में, जैसे किसी भी काम में, जैसे प्रॉपर्टी का ही काम है, किसी को प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी के सलाहकार हैं उनसे आकर हम सलाह लेते हैं कि ये समय कैसा है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी चीज़ चलेगी। वही रूल जो है स्टॉक मार्केट में भी है कि आप जब इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आसान बहुत है। कोई भी आप एक ऐप उठाएं, एक डीमैट अकाउंट आजकल तो ऑनलाइन खुल जाते हैं, तो आप कभी भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। जितना ये आसान है उतना ही इसको संभालना मुश्किल है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि जो इसकी नॉलेज रखते हैं आप उनसे मिलें, उनसे समझें, उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएं कि कैसे इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, क्यों इन्वेस्ट करना है। तो जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं है तब तक तो कोई भी हम काम कर रहे हैं वो तो आंखें बंद करके जैसे गाड़ी चला रहे हैं, तो उसमें तो एक्सीडेंट ही होते हैं। आज से कुछ साल पहले बहुत सारी MLM कंपनियां बनी थी जी, जिसमें वो कहते थे कि जी हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। बड़ी सारी कंपनियां हैं जो मंथली 5%, 3%, 6%, कोई 10% भी था, वो ऑफर करती थी और वो मंथली देते भी थे। कुछ महीने वो देते थे, उसके बाद वो कंपनियां बंद होती रहीं और हज़ारों करोड़ रुपया इंडिया से गायब हो गया। बहुत सी कंपनियों के अंदर जो लोगों ने इन्वेस्ट किया था, वो मेरे बहुत से जानकार लोग भी थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया था और कुछ भी नहीं आया, कंपनियां भी बंद हो गई।
तो फॉरेक्स ट्रेडिंग नाम की कोई चीज़ होती भी है या सिर्फ ये लिफाफेबाजी है? सर फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, पर जो रिटर्न बता रहे हो आप कि 5% मंथली या 6% मंथली रिटर्न, थोड़ा सा सोचें, थोड़ा दिमाग लगाएं। अगर ये रिटर्न्स प्रैक्टिकली हर महीने अगर ये बन रही हैं, तो आप मान के चलिए कि आप अगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग गूगल में करें कि 6% रिटर्न, एक 10 लाख रुपए से आप इस बिजनेस को करें, हर महीने 6% निकालें, तो आप 30 साल में शायद हिंदुस्तान के नहीं, वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन होंगे। आप महीने की बात बता रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग ट्रेडिंग में बोलते हैं कि आपके हर दिन हम 5% रिटर्न निकालेंगे, और लोग वहाँ पर पैसा लगा रहे हैं। सोच नहीं रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा कुछ हो तो जो बड़े बड़े लोग इतना बिजनेस कर रहे हैं वो सब बंद करके इसमें लगा दें। तो इन ट्रैप्स में, ये इसको ट्रैप बोलेंगे, ये कुछ गलत लोग हैं जो ऐसी पॉन्जी स्कीम्स लेकर आते हैं कि आपके पैसे हम डबल कर देंगे जी, 3 गुना करेंगे। आपकी हार्ड अर्न मनी है, उसको ऐसे किसी भी चीज़ में मत लगाएं, चाहे वो नेटवर्किंग है या कोई है। आप सीखें और खुद ही वो काम करें तो अच्छा है, ना कि किसी के कहने पर कि चलो जी मुझे आप पैसे दीजिए, चल रहा है मार्केट में ऐसे लोग होते हैं, मैं आपको इतने % दे दूंगा। तो वो प्लीज़ डोंट डू इट, इट्स योर हार्ड अर्न मनी। ऐसी चीज़ को बल्कि सरकार भी डिस्करेज कर रही है कि बहुत सारे ऐसे स्कैम्स आ रहे हैं, तो उनसे दूर रहना चाहिए। और एक और बात थी कि मेरे कुछ गुजराती फ्रेंड हैं, तो गुजरात में हर बंदे का पोर्टफोलियो है। किसी के पास 10 लाख के स्टॉक हैं, किसी के पास 20 लाख के हैं, इवन के चाय वाले के पास भी 5-4 लाख के स्टॉक्स होते हैं जी। और जर्नल जब बात करते हैं गुजराती बिजनेसमैन आपस में, तो वो जरूर पूछते हैं कि तूने कौन सा स्टॉक लिया था, तूने कौन सा लिया था, और वो होल्ड करते हैं लंबे समय के लिए। तो आज की डेट में कुछ आप इस तरीके से गाइड करते हैं लोगों को, क्या करना चाहिए पंजाबियों को भी या हमारे नॉर्थ इंडियंस को भी, जैसे गुजराती लोग करते हैं? सर सबको करना चाहिए, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखो गुजरात में वो कहते हैं कि भाव भगवान है, कि जो 2 चीज़ें होती है, एक प्राइस होता है, एक वैल्यू होती है। प्राइस होता है जो हम पे करते हैं, वैल्यू होती है जो उससे हम प्राप्त करते हैं, अर्न करते हैं। तो जो गुजराती जैसे आपने कम्युनिटी बोली है, ये लोग बड़े इनको एक समझदार लोग माना जाता है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि गुजरात के लोग ही समझदार हैं, तो वो कहीं के भी हो सकते हैं, चाहे वो साउथ इंडियंस हैं, नॉर्थ इंडियंस हैं। बट बात वही आ जाती है कि अगर आप उसको समझ के करेंगे और किसी प्रोफेशनल से सलाह लेकर करेंगे तो वो अच्छा है। और कोई भी समय जो है वो खराब नहीं होता निवेश के लिए, जब आपके पास पैसा है और आपके पास विजडम है तो अच्छा है। आप जैसे मैंने कहा कि बिना विजडम के तो वैसे ही है कि आपने अपनी सब कुछ किसी को दे दिया। लोग तो इतना करते हैं, अपना डीमैट अकाउंट, अब तो वो इलीगल हो गया है कि वो किसी और को कहते हैं कि आप ऑपरेट करो, और वो अकाउंट आपका खाली हो जाता है। वो पता लगता है जी वो बंदा कौन है, तो वो लोग ही नहीं है जो उन्होंने गलत कंपनीज बनाई हैं। तो उन चीज़ों से बचकर फिर समझ के करें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस स्टॉक मार्केट को लेकर, वो ये है कि यहाँ पे अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आप मंथली इन्वेस्ट करें, थोड़ा थोड़ा करके, कभी ऊपर भी इन्वेस्ट हो जाएगा, कभी नीचे भी। और स्टॉक अगर चूज़ करने हों कि हम कौन से स्टॉक आज की डेट में आपके हॉट फेवरेट कौन से हैं कि इनके अंदर आप इन्वेस्ट कर लोगे तो आपको साल की 12 से 15% ग्रोथ आ जाएगी। देखिए, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एक चीज़ समझनी होगी कि मेरा इन्वेस्टमेंट हॉरिजन कितना है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 1 महीने के लिए, 5 साल का मेरा, हाँ, तो 5 साल में अगर आप कर रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड बोलते हैं उसको। तो बैलेंस एडवांटेज फंड क्या होता है कि वो आपका ही पैसा है, वो जैसे जैसे मार्केट की पोजीशन होती है उसको वो स्विच करता रहता है। कभी तो वो पैसा ज़्यादा इक्विटी पे लगा देगा, अगर जैसे मार्केट नीचे है तो अब पैसे वो इक्विटी में बढ़ा देगा, क्योंकि अभी वैल्यू है। बिल्कुल, प्राइस और वैल्यू की बात करी तो भी वैल्यू है। और जब वो मार्केट ऊपर होती है तो देखता है कि हाँ मार्केट ऊपर है, अभी रेजिस्टेंस पे है, तो पैसा उन जगह पे निवेश कर देगा जहाँ पर फिक्स रिटर्न आती है ज़्यादा। तो वो वाली चीज़ें 5 साल के होरिजन के लिए तो वो वाली होती हैं। पर ऐसे ही अगर आपका 6 महीने का होरिजन है तो उसके लिए अलग फंड्स हैं, 1 साल के लिए अलग है, 2 साल के लिए अलग है। और आपको क्या चाहिए, आप कैसे इंसान हैं, आपके गोल्स क्या हैं, वो सब बातें भी साथ ही उतनी ही इम्पोर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में अगर कोई इन्वेस्ट करता है जी,
तो उसके लिए मिनिमम टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए सर अगर जिसमें उसको लॉस ना हो? देखिए, स्टॉक मार्केट में या किसी में भी इन्वेस्टमेंट में जिसमें आप काम कर रहे हैं, तो आपको नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी। बिना नॉलेज के आप कोई काम करते हैं, जैसे कि कोई टीवी पे देख के हम कुछ ले लेते हैं, या कोई मेरे से पूछता है कि जी आप स्टॉक बता दो कौन सा लेना है, तो मैं ये कहूँगा कि मैं आपको एक बार बता दूंगा कि आपको ये है कि मैं एक दो तरीके हो सकते हैं। कि एक तो होता है कि आपको फिश खानी है तो वो फिश खिला दी, और एक तरीका हो सकता है कि फिश पकड़नी कैसी है, तो आप फिश पकड़ना सीखें। उसके लिए आप इसको समय दें, किसी ऐसे आदमी से बात करें जो आपको इन एंड आउट डेप्थ में समझाए चीज़ें, और एक बार आप समझ जाएंगे तो यकीन मानिए इससे अच्छी लाइन कोई नहीं है, और अगर समझे बिना समझ के करेंगे तो इससे खराब लाइन भी कोई नहीं। तो मैं तो बहुत साफ साफ बता रहा हूँ। मेरा मेरा सवाल जो है कि मिनिमम टाइम फ्रेम कितना चाहिए, मिनिमम कितना टाइम, अगर मैं स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में जा रहा हूँ तो मेरे को एक मिनिमम टाइम कितना हो मेरे को रखना ही देखिए चाहिए? सर, जब आप म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो आप ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटर जो भी आपके हैं आप उनसे मिलें। मिलने के बाद आप उनसे पूछें कि हाँ जी ये मेरी इन्वेस्टमेंट करनी है, और कितने, उस एक मीटिंग ज़रूरी है। सबसे पहले तो मीटिंग आपका पोर्टफोलियो के हिसाब से यहाँ यहाँ करने हैं। और अगर आपने स्टॉक्स लेने हैं, जैसे आपने बात करी कि सेल्फ वो काम करना है, तो उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि उस कंपनी की आपको बैलेंस शीट पढ़नी आती हो, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसका प्रॉफिट अर्निंग कैसे रही है, उसका एबिटा रेशो क्या है, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, वो देखें। और उसके हिसाब से उसका वो देखें, उसका पी कितना चल रहा है, प्राइस अर्निंग, प्राइस टू बुक रेशोज। तो वो सब चीज़ें अगर आप सीख के करेंगे तो इतना बहुत समय की बात नहीं है। अगर थोड़ा बहुत हम मेहनत करें तो कुछ समय में ही ये सारी जानकारियाँ ली जा सकती हैं। बट बात वही है कि बिना जानकारी के ना करें। ना करिए जी तो मेरा जो एक और सवाल मेरे मन में चल रहा था कि जैसे म्यूचुअल फंड में हमने एक फंड मैनेजर जी के तौर पे एक फंड मैनेजर होता है जो सारे फंड मैनेज करता है, हम्म, तो उसके पास तो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होता है। जी हाँ, ठीक है, जिसको म्यूचुअल फंड तो बहुत बड़ी कंपनियां चलाती हैं। तो ऐसा ही कोई छोटा फंड मैनेजर जैसे आप हो, तो अगर मैं कहूँगा जी मेरे जैसे 10 लोगों ने आपको अपना फंड मैनेजर हायर कर लिया कि आप हमारे फंड मैनेजर हो जी, आप हमें गाइड करो, हम खुद ही स्टॉक लेते हैं, खुद ही बेचते हैं, तो इस तरीके की भी सर्विसेज अवेलेबल है मार्केट में? सर ऐसी सर्विसेज अवेलेबल हैं, वो लोग करते हैं। बट आप इस चीज़ को समझिए कि जो आदमी 1,000 करोड़ का फंड मैनेज कर रहा है, जो उसका स्कोप होगा, जो उसकी नॉलेज, जो उसकी डेप्थ नॉलेज होगी, वो कोई भी कितना भी है उस लेवल की नहीं होगी जितनी उस व्यक्ति की होगी। और वो जो आदमी पिछले 30 साल से, ऐसे ऐसे फंड्स हैं जो जैसे SBI फंड्स हैं जो 30-30 साल से चल रहे हैं, और 30 साल से उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है। तो हम कोशिश करें कि अनलेस एंड अनटिल आपके पास ऐसे लोग हैं जो इसको करते हैं तो आप कर भी सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कंपिटेंसी नहीं है या ऐसे लोग अवेलेबल नहीं हैं, तो बेटर है वो रिस्क को मिटिगेट करें, और एक अच्छी AMC के साथ और एक अच्छे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, जो आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम यही होगा कि आपको एक अच्छी AMC के साथ अलाइन कर देगा, तो वो ज़्यादा बेटर है। जी तो मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा कि अभी मार्केट में बहुत सारे ऐसे मिनी फंड मैनेजर घूम रहे हैं जी जी जो कह रहे हैं कि हम आपके फंड मैनेजर जी, आप हमें पैसा दीजिए, हम मैनेज करेंगे और आपको प्रॉफिट कमा के देंगे। सर, दो चीज़ें हैं। एक सरकार की तरफ से इसके लिए एक सेबी नाम की वो है, अगर तो वो सेबी से रजिस्टर्ड है तो वो ये काम कर सकते हैं। बट आप उनसे पूछिए कि आप सेबी से रजिस्टर्ड हैं, तो मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी। तो वो काम, अगर वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है तो वो फिर वहाँ वो काम ना करें। नहीं कर सकते। और आजकल हम देखते हैं कि पंजाब के जो गांव हैं या हरियाणा के गांव हैं या हिमाचल के हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग जो MLM जिसको कहते हैं, उसमें बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट प्रमोट कर रहे हैं। जी वो कह रहे हैं कि जी हमारी जो कंपनी है ये म्यूचुअल फंड के तौर पे काम कर रही है और हम इतना % प्रॉफिट हर महीने निकाल के दे रहे हैं, ये हमारे ट्रैक रिकॉर्ड है जी, इससे पूछ लीजिए, उससे पूछ लीजिए। तो मतलब अगर वो जो लोग आ रहे हैं जो आगे आगे
कि आप भी इन्वेस्ट करिए जी, आप किसी को इन्वेस्ट कराओगे तो उस पर भी 2% आपको कमीशन जाएगा, 4 उनको चला जाएगा, महीने का 6 आता है। तो ये जो फ्लफ़ी या जी। पॉन्जी स्कीम जो चल रही हैं, एक नॉर्मल सिंपल बंदा इसको कैसे चेक कर पाए? रविंद्र जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। अभी हम देखें मार्केट में, जैसे जब करेक्शन फेस आता है, जिसको हम बेयरिश मार्केट बोलते हैं, कि बस जो हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो लगातार नीचे गिर रही है। अब जिसने प्रॉमिस किया है, स्टॉक मार्केट में एक वर्ड है या किसी भी निवेश में गारंटी वर्ड जो है वो एक सही वर्ड नहीं। प्रॉपर्टी में भी हम काम करते हैं, हम गारंटी नहीं देते, हम प्रोबेबिलिटीज बोलते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है कि ये इतना बढ़ जाएगा। तो स्टॉक मार्केट भी ऐसे ही है। बट अगर कोई गारंटीड वर्ड यूज कर रहा है कि आपको 2% गारंटीड देंगे, तो वो बात गलत है, उससे बचे। ऐसे कुछ गारंटीड चीज़ें नहीं होती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अगर खुद करते हैं, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी सीखते हैं और वो खुद ही करें तो अच्छा है। जो मैंने बात की, फिश पकड़नी है तो खुद पकड़ें, ना कि अपने सब कुछ किसी को दे दें कि और वो पता नहीं कल को भाग गया। जैसे अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब मार्केट डाउन होती है तब तो प्रॉफिट आ ही नहीं सकता, हाँ, तब वो आएगा नहीं तो वो कहाँ से देगा? तो हर मंथ बंदा कैसे देगा? तब वो तो फिर अगर फिर वो आपका फोन उठाना बंद कर देगा। बिल्कुल एग्जैक्ट यही बात हम समझाना चाह रहे हैं उन लोगों को जिनके पास बहुत से ऐसे लोग आ रहे हैं। हमारे भी बहुत जानने वाले हैं जो कहते हैं कि हम एक कंपनी ज्वाइन करी है जी, इसका आप प्लान समझिए, वो आपको किसी रेस्टोरेंट में मीटिंग में बुलाएंगे, वहाँ समझाएंगे और बड़े सारे आपको बेनिफिट देंगे कि ऐसे है वैसे है। और कुछ लोग वहाँ सामने आपकी पेश करेंगे कि हाँ जी मेरे को इतना प्रॉफिट आया, इवन के बैंक स्टेटमेंट भी फर्जी बना के दिखाते हैं कि देखो जिस खाते में इतने पैसे आ गए हैं। तो वो सारे मोटिवेटेड टाइप बंदे होते हैं और ऐसा कुछ है नहीं स्टॉक मार्केट के अंदर कि आप रातों रात अमीर हो सकते हैं। यहाँ डूबने के चांसेस इनफैक्ट ज़्यादा हैं अनट्रेंड बंदे के। रविंद्र जी, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक कैब से जा रहा था कहीं, तो वो ड्राइवर था, उसने बताया कि ऐसे ही कोई क्रिप्टो का भी इसी तरह की चीज़ें हैं। हाँ जी। तो उसके करीब उसमें 20 लाख रुपए का उसको लॉस हुआ है यही चीज़ में। जो और वो बता रहा था कि मैं अब कैब चला रहा हूँ किसी तरह से अपना, और वो लोग मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे, मुझे पता भी नहीं क्या होगा, कैसे पैसे आएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ से बचें। तो आज का जो मुझे लगता है कि हमारा पर्पस सफल हो जाए अगर लोग इतना समझें कि ये चीज़ें हमने जो नहीं करना, स्टॉक मार्केट में जो नहीं करना वो आप सीख लें, जो करना है वो तो आ जाएगा। हम अक्सर वो काम करते हैं जो नहीं करना, तो उससे बचा जाए। तो जैसे म्यूचुअल फंड सबसे आजकल ऐड भी चल रही है कि म्यूचुअल फंड सही है, तो इसके अंदर बड़ी कंपनियां ही हैं जो म्यूचुअल फंड ऑपरेट करती हैं। तो वो जिसने एग्ज़ाम पास किया होता है वही डिस्ट्रीब्यूटर बनता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसका NISM का एग्ज़ाम होता है। हाँ, तो वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जो क्वालिफाइड पर्सन है वही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है, हर कोई नहीं होता। बिल्कुल। तो जो लोग इसको देख रहे हैं तो वो उससे जो सर्टिफिकेट को क्या बोलते हैं, आपके पास कौन सा लाइसेंस होना चाहिए जब बंदा कोई आके कहता है जी मैं स्टॉक मार्केट में आपका इन्वेस्ट सर, करता जो हूँ? भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास NISM 5A सर्टिफिकेट जो होता है, वो उसके अंतर्गत हर 3 साल में एक एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, तभी वो सर्टिफाइड होता है कि हाँ आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। हर कोई नहीं। कौन इशू करता है वो लाइसेंस? NISM करता है। NISM। NISM इसकी फुल फॉर्म आप क्या है? इसको सर्च करेंगे गूगल में तो NISM मिल जाएगा। NISM से अगर सर्टिफाइड बंदा है, उसके पास लाइसेंस है, उसने एग्ज़ाम पास किया हुआ है, तो ही उसके थ्रू आप आगे इन्वेस्ट करें। अगर कोई बंदा वैसे ही आपके घर आ रहा है जी मैं किसी कंपनी को ज्वाइन किया है और हमारे में इतना प्रॉफिट आ रहा है, हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, या हम कोई फॉरेन करेंसी बना दी है, पहले बिटकॉइन था उसके बाद बहुत सारे ऐसे नाम आए, तो इन सब के अंदर अरबों रुपया पंजाब के लोगों का ख़राब हुआ है, नुकसान हुआ है। और बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ कर लिया था कि इतने अपने नियर एंड डियर के पैसे लगवाए थे, अब वो ना तो घर पे हैं, उन्होंने कोई पंजाब छोड़ के गुजरात में बैठा है, कोई पंजाब छोड़ के महाराष्ट्र में बैठा है। तो ऐसा भी बहुत कुछ मेंटल परेशानी झेलनी पड़ती है अगर आप किसी का पैसा इन्वेस्ट कराते हैं। तो इससे भी बचें। और अगर इन्वेस्ट कराना है तो जैसे सर के पास लाइसेंस है, आप पूरी क्वालिफिकेशन लें, डिग्री लें, या जो भी सर्टिफिकेट है वो उसका एग्ज़ाम देने के बाद मिलता है वो लें और उसके बाद किसी को गाइड करें। जी,
और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि एसआईपी एक होता है कि मंथली हम इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे ही और चीज़ें भी हैं जो शायद अभी इतनी पता नहीं है। जैसे आप हमारे जैसे लोगों से बात करें, एक ऐसे ही चीज़ होती है SWP, दैट इज सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जैसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट है, ऐसे ही सिस्टमेटिक विड्रॉल भी है कि आपका रिटायरमेंट का पैसा है तो आपको एक फिक्स ही, जैसे अब पेंशन्स खत्म हो गई हैं जी, तो एक लोगों के मन में बड़ा सवाल है कि हमें पैसा तो मिल जाएगा पर हमारे पास मंथली कैसे चलेगा काम। 60 साल के बाद जब कोई गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो रहा है तो पेंशन तो नहीं आएगी, या प्राइवेट जॉब्स में पेंशन तो नहीं आएगी। तो उसके लिए भी एक कुछ प्लान्स हैं, सर्टन प्लान्स हैं जिसको हम बोलते हैं कि आपका एक फिक्स्ड अमाउंट हम आपको हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आता रहेगा। जैसे फिक्स अमाउंट एसआईपी में जाता है, ऐसे ही फिक्स अमाउंट आप लमसम पैसा इन्वेस्ट करें, और एक फिक्स पैसा जो कि ज़्यादा नहीं, कोई 5-6% बहुत ज़्यादा ना ले, ताकि आपका जो काम है वो सारे चलते रहें और आपका पैसा भी ग्रो होता रहे। तो इस तरह की चीज़ें भी मेरा एक इसी को लेकर एक सवाल है कि मान लीजिए मेरी एज आज 45 साल की है जी, और मैं चाहता हूं कि 55 के बाद मेरी पेंशन लग जाए और अब जब 45 से 55 तक मैं कुछ पैसा लगाता रहूं जी, और 55 के बाद मेरे को एक्सपेक्टेड एज आज की डेट में 70 साल है जी, तो 70 साल तक मेरे को पैसा वापस आ जाए। ठीक है। तो अगर आज हम कहें कि जिस बंदे को 30,000 रुपया 1,000 रुपया रोज का अगर अर्निंग है तो उसको ठीक ठाक माना जाता है, उसके सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं जी, तो आज से 10 साल बाद अगर हम महंगाई को जोड़ लें तो कितने पैसे मेरे को हर महीने चाहिए होंगे मान और के उसके चलिए- लिए कितना पैसा अब मेरे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये एक सिंपल मेरे सवाल से बहुत लोगों का ये सवाल हल हो जी जाएगा। जी, ये यही बुनियादी सवाल होते हैं। जैसे मान लीजिए आज 30,000 है तो हम इन्फ्लेशन को मान लें तो 10 साल में 30 की जो वैल्यू है वो 40 तो होगी या 50 तो होगी। अगर 50,000 मोटा मोटा मान लें कि मुझे हर महीने 50,000 चाहिए, तो मेरी कैलकुलेशन कहती है कि आपके पैसे बढ़ते रहे। जैसे आपने कहा कि 70 साल बाद मुझे वो यूज़ करने हैं पर मुझे मंथली 50,000 रुपये आते रहे, तो उसके लिए जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसको 200 से मल्टीप्लाई कीजिए, उतना पैसा आपके म्यूचुअल फंड में होगा। 200 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 50,000 को 200 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कीजिए और वो मैं इस 10 साल में मैंने देना है। हाँ, 10 साल में आप उसको निवेश कीजिए। कुछ तो मार्केट रिटर्न देगी आपको, कुछ आप अपना जो सेविंग कर रहे हैं वो वहां से आएगा। तो 10 अगर मान लो मेरे को 10 साल के बाद 50,000 चाहिए जी, तो 10 साल में एवरेज मेरे को कितना फंड? 50 लाख का मतलब है तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें 1 करोड़ रुपए अगर होगा तो आप 50,000 रुपए मंथली 1 करोड़ 10 साल के बाद अगर मेरे पास होना चाहिए तो जी। कुछ मेरा पैसा भी ऐड होगा हाँ हाँ, और कुछ मैं अपना भी डालूंगा। बिल्कुल आपका ही पैसा होगा। उस पैसे पे ही मार्केट भी रिटर्न देगी और कुछ आप भी देंगे। जैसे मान लीजिए कुछ आपके पास लमसम होता है, कुछ पैसा वो लगा लें, कुछ पैसा आप मंथली उस पर देते रहें, कुछ जैसे हमारे टारगेट्स पूरे होते हैं कहीं से और पैसा आया, जब मुझे टारगेट पता है कि हाँ मैंने, और ऐसे लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है, तो वो इस तरह से इसको कर तो मैं मोटा मोटा अगर मैं ये कहूँ कि मैं 40,000 अगर हर महीने दूँ जी 10 साल के लिए और उसके बाद हर महीने मेरे को 50,000 मिलता रहेगा सर, मैं आपको एक अगले 10 साल सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ, वो सबके ही काम का आएगा। अपने फिगर्स उसमें लगा लें। एक रूल ऑफ 15 है। 15,000 रुपये 15 साल के लिए अगर 15% इंटरेस्ट आता है, हमें म्यूचुअल फंड हमें 15% देता है, बिल्कुल, तो वो 1 करोड़ रुपए हो जाता है 15 साल 15 साल के लिए 15,000 रुपये 15% रिटर्न अगर मुझे मार्केट देती है तो इट विल बी 1 करोड़। 1 करोड़। तो अगर आपके पास पैसे कम है तो आपको थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा, पैसे ज़्यादा है थोड़ा टाइम कम हो जाएगा। अगर 10,000 करते हैं तो 20 साल में हो जाएगा। तो जो ऐसे यंग लोग हैं वो 15 साल वाला फॉर्मूला अडॉप्ट कर सकते हैं। और अगर आप जैसे आप यहाँ हैं, कभी हमारे से कभी मीटिंग होती है तो आपको कैलकुलेटर में आप कितना इन्वेस्ट करेंगे कि आपका 1 करोड़ कितने समय में हो जाए, कैसे होगा, तो वो हम सब आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो मोटा मोटा आज हमने एक ये बात समझी कि 15,000 15 साल के लिए अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो 1 करोड़ बन जाता है, सब्जेक्टेड टू भी कि उसके रिटर्न 15% 15%। ये हम लॉन्ग टर्म में तो इतना मान नहीं चल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और उसके बाद फिर हम उसको विड्रॉल कर सकते हैं अपने हिसाब से। हाँ, उसके बाद अगर आप मान लीजिए जैसे एग्जांपल हमने लिया कि आप 50,000 रुपये ले रहे हैं, अब आप देखिए आपका जो फंड है वहां पर हम चेंज करेंगे। आप रिटायर हो चुके हैं, अभी हम 15% वाले में आपका पैसा डाला है,
फिर 15 में नहीं डालेंगे। वो फिर समय होगा कि हम, जैसे मैंने बताया, जो लीस्ट रिस्क वाली है, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड्स हैं या इस तरह के जो कंजर्वेटिव फंड्स हैं, जिसमें रिटर्न हमें 10% भी आ गई तो ठीक है। मैं निकाल कितना रहा हूँ? 6%। 4% पैसा मेरा और बढ़ रहा है, तो मैं कुछ सालों बाद अपनी पेंशन भी बढ़ाता रहूँगा। ठीक है ना, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी। अब मेरा 50,000 60 साल की उम्र में अगर मेरी लॉन्गेविटी होती है, मैं 100 साल तक जीता हूँ, तो कुछ सालों बाद मैं अपनी पेंशन बढ़ा लूँ। तो जैसे 100% लोग में से 10% को ही गवर्नमेंट जॉब मिलती है, 90% तो या बिजनेस में है या प्राइवेट जॉब। हाँ, अभी तो गवर्नमेंट जॉब्स है ही नहीं। और जो अभी नहीं आ रही हैं उनमें पेंशन भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं। तो अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड सबको ही चाहिए। हाँ, ये एक सोल्यूशन है सर, बहुत अच्छा सोल्यूशन सबको ही चाहिए। और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि सर्टिफाइड जो गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड ब्रोकर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, उसी के थ्रू ही आप डील करें। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट छोटी है तो म्यूचुअल फंड जो है वो बाकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न भी देता है, और एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट अच्छी एसेट क्लास है। जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, 2002 से 2025 23 साल हो गए। 23 साल में क्या नहीं हुआ? 2008 का क्रैश आया यूएस का, उस समय कितना मार्केट गिरी है। कोरोना आया है, डीमोनेटाइजेशन आया है, सब कुछ हुआ है। तो फिर भी उसके बावजूद भी जो हमारी मार्केट की रिटर्न है वो फैंटास्टिक रिटर्न है। 24 गुना पैसे हो गए। 24 गुना। तो ये और उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन है उससे बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा। और जो लोग अभी सोच रहे हैं कि जी मैंने रिटायरमेंट के लिए कुछ जोड़ना है, तो स्क्रीन पे सूरी साहब का नंबर चल रहा है। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप इनसे कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ये मोहाली में ही रहते हैं, और अगर आप पंजाब के हैं, हिमाचल के, हरियाणा के हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, ये आपको गाइड कर देंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये सेशन बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा दर्शकों के लिए। और ये भी प्रॉमिस करते हैं कि अगले सेशन के अंदर फिर हम किसी ऐसे ही अनुभवी व्यक्ति को बुलाएंगे जिसके अनुभव का आम लोगों को फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।